पुलिस की मदद के बिना इतनी व्यापक हिंसा नहीं हो सकती। दिल्ली पुलिस, जिसका सर्वोपरि कर्तव्य कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखना और निर्दोष जीवन की रक्षा करना था, ने दंगाइयों को पूरी मदद दी, जो वास्तव में जगदीश टाइटलर और HKL भगत जैसे चापलूस नेताओं के कुशल मार्गदर्शन में काम कर रहे थे। यह एक ज्ञात तथ्य है कि कई जेलें, उप जेल और लॉकअप 3 दिनों के लिए खोले गए थे और कैदियों को, अधिकांश भाग के लिए कठोर अपराधियों को, सिखों को सबक सिखाने के लिए पूर्ण प्रावधान, साधन और निर्देश प्रदान किए गए थे। लेकिन यह कहना गलत होगा कि दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उसने अपना बचाव करने की कोशिश करने वाले सिखों के खिलाफ पूरी और गहरी कार्रवाई की। जिन सिखों ने अपने जीवन और संपत्ति को बचाने के लिए गोलियां चलाईं, उन्हें अदालतों में घसीटते हुए महीनों बिताने पड़े। जगमोहन सिंह खुरमी, 31 अक्टूबर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के चारों ओर भीड़ खून के बदले खून जैसे नारों के साथ प्रतिशोध के लिए चिल्लाने लगी और एक अनियंत्रित भीड़ में बदल गया। 17:20 राष्ट्रपति जैल सिंह अस्पताल पहुंचे और बाहर भीड़ ने उनकी कार पर पथराव कर दिया। भीड़ ने सिखों को उनसे बाहर निकालने और जलाने के लिए कारों और बसों को रोककर सिखों पर हमला करना शुरू कर दिया। 31 अक्टूबर को हुई हिंसा एम्स के आसपास के क्षेत्र तक ही सीमित थी और इसके परिणाम स्वरूप कई सिखों की मौत हुई थी। दिल्ली के अन्य हिस्सों में लोगों ने बताया कि उनके पड़ोस शांतिपूर्ण थे। 31 अक्टूबर की रात और 1 नवंबर की सुबह के दौरान कांग्रेस नेताओं ने स्थानीय समर्थकों के साथ पैसे और हथियार बांटने के लिए मुलाकात की। कांग्रेस पार्टी के सांसद सज्जन कुमार और ट्रेड यूनियन नेता ललित माकन ने हमलावरों को 100 रुपये के नोट और शराब की बोतलें सौंपीं। 1 नवंबर की सुबह सज्जन कुमार को कम से कम दिल्ली के निम्नलिखित इलाकों में रैलियां करते देखा गया। पालम कॉलोनी में जो 6:30 से जो 7:30 तक, किरण गार्डन में वो 8:00 से 08:30 तक और सुल्तानपुरी में लगभग 8:30 से 9:00 तक। किरण गार्डन में सुबह 8:08 सज्जन कुमार को 120 लोगों के समूह को एक खड़े ट्रक से लोहे की छड़ें बांटते हुए देखा गया और उन्हें सिखों पर हमला करने, उन्हें मारने और उनकी संपत्तियों को लूटने और जलाने का निर्देश दिया गया। 1 नवंबर की सुबह एक अनिर्धारित समय पर सज्जन कुमार ने पालम रेलवे मुख्य सड़क के किनारे मंगोलपुरी पड़ोस में लोगों की भीड़ का नेतृत्व किया, जहां भीड़ ने सरदारों को मार डालो और इंदिरा गांधी हमारी मां है और के नारों के साथ उनकी कॉल का जवाब दिया। इन लोगों ने उसे मार डाला है। सुल्तानपुरी में मोती सिंह, एक सिख जिसने कांग्रेस पार्टी में 20 वर्षों तक सेवा की थी, सज्जन कुमार को निम्नलिखित भाषण देते हुए सुना। जो कोई सांपों के पुत्रों को मारेगा, मैं उन्हें इनाम दूंगा। जो कोई भी रोशन सिंह और बाघ सिंह को मारता है, उसे 5,000 रुपये और किसी अन्य सिख को मारने के लिए 1,000 रुपये मिलेंगे। ये पुरस्कार आप 3 नवंबर को मेरे निजी सहायक जयचंद जमादार से प्राप्त कर सकते हैं। सीबीआई ने हाल ही में अदालत को बताया कि दंगे के दौरान सज्जन कुमार ने कहा था कि एक भी सिख नहीं बचेगा। इसने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस ने दंगे के दौरान अपनी आंखें बंद रखीं क्योंकि यह पूर्व नियोजित था। शकरपुर के पड़ोस में कांग्रेस आई नेता श्याम त्यागी के घर को अपरिभाषित संख्या में लोगों के लिए बैठक स्थल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। सूचना और प्रसारण मंत्री HKL भगत ने श्याम त्यागी के भाई भूप त्यागी को पैसे बांटे और उन्हें आदेश दिया कि ये 2,000 रुपये शराब के लिए रखें और जैसा मैंने तुमसे कहा है वैसा ही करो। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ देख लेंगे। 31 अक्टूबर की रात के दौरान एक स्थानीय कांग्रेस आई पार्टी के नेता बलवान खोखर, जिन्हें बाद में इस नरसंहार में शामिल किया गया था, ने पालम कॉलोनी में पंडित हरकेश की राशन की दुकान पर एक बैठक की। 1 नवंबर को 08:30 एक सक्रिय कांग्रेस पार्टी समर्थक शंकर लाल शर्मा ने अपनी दुकान पर एक बैठक की, जहां उन्होंने एक भीड़ बनाई और लोगों को सिखों को मारने की कसम खाई। भीड़ द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला मुख्य हथियार मिट्टी के तेल की आपूर्ति कांग्रेस पार्टी के नेताओं के एक समूह द्वारा की गई थी, जिनके पास फीलिंग स्टेशन थे। सुल्तानपुरी में A4 ब्लॉक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ब्रह्मानंद गुप्ता ने तेल वितरित किया, जबकि कांग्रेस पार्टी के सांसद सज्जन कुमार ने भीड़ को सिखों को मारने और उनकी संपत्ति को लूटने और जलाने का निर्देश दिया,
जैसा कि उन्होंने पूरी नई दिल्ली में अन्य बैठकों में किया था। ठीक इसी तरह बोकारो की सहकारी कॉलोनी जैसी जगहों पर भी बैठकें हुईं, जहां P.K. स्थानीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और नारा मोरे में एक गैस स्टेशन के मालिक त्रिपाठी ने भीड़ को मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में परास्नातक के छात्र असीम श्रीवास्तव ने मिश्रा आयोग को सौंपे गए एक हलफनामे में भीड़ की संगठित प्रकृति का वर्णन किया है। हमारे इलाके में सिखों और उनकी संपत्ति पर हमला एक अत्यंत संगठित मामला प्रतीत होता है। मोटरसाइकिल पर कुछ युवक भी थे जो भीड़ को निर्देश दे रहे थे और उन्हें समय समय पर मिट्टी के तेल की आपूर्ति कर रहे थे। कुछ मौकों पर हमने ऑटो रिक्शा को मिट्टी के तेल के कई टिन और अन्य ज्वलनशील सामग्री जैसे झूठ बोरे के साथ आते देखा। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पत्रकार इवान फेरा को सूचित किया कि दंगों में जलाए गए कई व्यवसायों की आगजनी जांच में एक अज्ञात दहनशील रसायन का पता चला था, जिसके प्रावधान के लिए बड़े पैमाने पर समन्वय की आवश्यकता थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने मिट्टी के तेल के अलावा एक ज्वलनशील रसायन के उपयोग की पुष्टि की। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने बाद में 70 हलफनामों की पहचान की, जिसमें मिश्रा आयोग के समक्ष अपने लिखित तर्कों में अत्यधिक ज्वलनशील रसायन के उपयोग का हवाला दिया गया था। और इतना सब होने के बाद भी कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया। टाइम मैगजीन द्वारा प्राप्त प्रत्यक्षदर्शी खातों में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने दंगाइयों की हत्या और बलात्कार के रूप में देखा, मतदाता रिकॉर्ड तक पहुंच प्राप्त कर ली, जिससे उन्हें सिख घरों को बड़े एक्स के साथ चिह्नित करने की अनुमति मिली और बड़ी भीड़ को बड़ी सिख बस्तियों में बसाया जा रहा था। टाइम ने बताया कि दंगों में केवल छोटी छोटी गिरफ्तारियां हुईं और किसी भी बड़े राजनेता या पुलिस अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया गया। और मानवाधिकार संगठन इंसाफ को उद्धृत करते हुए कहा कि सरकार ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार करके संलिप्तता के सबूतों को नष्ट करने के लिए काम किया। 1991 में सिख अलगाववादियों और भारत सरकार के बीच हिंसा पर प्रकाशित एक ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में इस समस्या का एक हिस्सा हिंसा के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में बताया गया है। कई विश्वसनीय चश्मदीद गवाहों के खातों के बावजूद, जिन्होंने हत्याओं के बाद के महीनों में पुलिस और राजनेताओं सहित हिंसा में शामिल लोगों में से कई की पहचान की, सरकार ने हत्या के किसी भी मामले में आरोपी अधिकारियों सहित किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा या अभियोग नहीं मांगा। बलात्कार या आगजनी वर्तमान। और यह यही नहीं रुकता है। आज भी कई मामले हैं जो सिखों के साथ अनुचित व्यवहार दिखा सकते हैं। आखिर हमने राष्ट्र के लिए किया है, क्या हम इसके लायक हैं? क्या हमें इस देश को अपना घर भी कहना चाहिए? अर्शदीप सिंह ने साईं अधिष्ठा को पुकारा। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में बताते हुए उनकी आंखों में आंसू थे। अब आदित्य को सिखों, भाजपा और आरएसएस के प्रति सहानुभूति महसूस होती है। अब आदित्य ने अर्शदीप सिंह से भी पूछा, अंकल, सटीक सच बताओ, क्या 1984 के सिख विरोधी दंगों में हिंदू समूह शामिल थे? सिंह ने डर के मारे उसकी ओर देखा। हालांकि आदित्य ने उसे यह कहकर सांत्वना दी, मैं हर धर्म, उनकी पीड़ा और उनके कष्टों का सम्मान करता हूँ। तो तुम मेरे लिए डरना नहीं चाहते चाचा? मैं हमारे सिख समूहों के साथ हुए अन्याय का पर्दाफाश करना चाहता था। नहीं, हमारे सिख भाइयों के 1984 के नरसंहार में भाजपा और आरएसएस का कोई हाथ नहीं था। केवल जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार आदि के नेतृत्व में कांग्रेस के गुंडों का सिख नरसंहार में हाथ था। राजीव गांधी ने दंगों को मौन समर्थन दिया। उन्हें आरएसएस और सिख समूहों की कुछ तस्वीरें दिखाते हुए अर्शदीप सिंह ने आदित्य को आगे समझाया। सटीक सत्य, संघ उस समय चुप था क्योंकि उस समय अधिकांश हिंदू सिखों के खिलाफ थे। लेकिन आरएसएस और उसके सहयोगियों ने विस्थापित सिखों का समर्थन करने की कोशिश की और उन्हें चिकित्सा और कानूनी सहायता प्रदान की। लेकिन उस जघन्य हत्याकांड में भाजपा या आरएसएस का एक भी नेता शामिल नहीं था क्योंकि उनका मानना था कि सिख देशभक्त हैं और यह स्थिति कांग्रेस ने जानबूझकर बनाई है। वर्तमान। अगर आरएसएस और भाजपा इन दंगों में भाग लेते तो शिरोमणि अकाली दल शायद
भाजपा के साथ गठबंधन में प्रवेश नहीं करता। अर्शदीप सिंह ने साईं अधिष्ठा को एक और फोटो के साथ बताया कि उन्होंने अपने पिता हरदीप सिंह से एकत्र किया है। अंकल जी, क्या राजीव गांधी इन दंगों के बारे में चुप थे? अपना नाम सुनते ही अर्शदीप सिंह भड़क गए। फिर भी उन्होंने इस बारे में साईं अधिष्ठा से बात की। चूंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण किया है कि राष्ट्र विरोधी विवादों और समस्याओं के बीच अधिष्ठा इन चीजों को भारतीय लोगों के सामने उजागर करने जा रहा है, जिसका उन्हें सामना करना पड़ सकता है। 19 नवंबर 1984 19 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी की जयंती पर राजीव गांधी सिखों की हत्या की निंदा करते हुए कुख्यात बयान बन गए। जब एक शक्तिशाली बरगद का पेड़ गिर जाता है तो उसके नीचे की धरती हिल जाती है। राजीव गांधी के पास मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति सहानुभूति के शब्द नहीं थे।